नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब बात हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की उस मुहिम की जिसे इंडिया टीवी ने शुरू किया। इंडिया टीवी ने जो हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू की थी वो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। हाथरस केस की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मांग की गई है कि हाथरस कांड की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज करें। इसके साथ ही केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग भी की गई है। जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह उसके शव को आधी रात के बाद जबरदस्ती जला दिया गया, उससे पूरे देश में गम और गुस्सा है। ये रात को नहीं होता है, ठीक है। हमारे वहाँ होगा सुबह चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा। चाहे जान मुर्दा को वापस नहीं डाल दीजिए। वापस तो नहीं जाता है, वापस तो नहीं जाता। घर पे क्यों नहीं उतारी वो लड़की? घर पे उतारनी चाहिए सर, पहले लड़की हो। ये शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए ना। क्यों? हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा। हाथरस के इस गरीब परिवार का कलेजा फट गया था, ये बताते हुए कि दबंगों की मुट्ठी में कसमसा कर रह गई उनकी इज्जत और वो कुछ न कर सके। पहले खेत में जो हुआ उसे सुनकर रूह कांप गई और उसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जो मिलकर किया उसने हर किसी का सीना छलनी कर दिया। माँ बाप भाई के बिना ही बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मुहिम के लिए इंसाफ की जो गुहार हमने लगाई वो आवाज इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। हाथरस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। इस याचिका में ये भी मांग की गई है कि जब ट्रायल शुरू हो तो इसे यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। हाथरस कांड से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं क्योंकि हाथरस पुलिस और हाथरस प्रशासन के हर फैसले पर, उनके हर रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया को कवरेज से रोकने की कोशिश हुई। पीड़ित परिवार को घरों में बंधक बना दिया गया था। गांव में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बेटियों की हिफाजत में नाकाम पुलिस और प्रशासन की हालत ये थी कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार के बाद उसके पास मीडिया के सवालों का जवाब नहीं था। अब हर सवालों का जवाब सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान ले चुकी है। यूपी सरकार और उसके सीनियर अफसरों को नोटिस भेज चुकी है। बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार के लिए डीएम एसपी को तलब किया गया है। 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई है। हाई कोर्ट ने बाकायदा इंडिया टीवी के शो आज की बात का जिक्र करते हुए कहा था कि कोर्ट को इस भयानक और दर्दनाक घटना की जानकारी मिली। हाथरस का सच जमाने के सामने आया। इसकी कोशिश इंडिया टीवी की टीम शुरू से ही कर रही है। हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम डीएम से सवाल कर रहे हैं, हम पुलिस अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सब ने चुप्पी साध रखी है। आखिर आधी रात को ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि रात के 2 बजे परिवार की मर्जी के बगैर पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सर प्लीज सर एक मिनट सर, ये बता दीजिए सर आपने ऑर्डर दिया था क्या? सर आपने ऑर्डर दिया था क्या जलाने के लिए? सर आपने ऑर्डर दिया था क्या? सर आपने ऑर्डर दिया था क्या? सर तो आप देख रहे थे कि हमने फिर से एक बार कोशिश की डीएम साहब से बात करने के लिए, लेकिन डीएम जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बात करें, तो एक बार हमने फिर से कोशिश की थी लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। अब मामले की जांच सीबीआई करे या एसआईटी, लेकिन परिवार वालों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, न ही कुछ बदलेगा। इसलिए अब परिवार को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। पीड़ित परिवार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, तभी वो सच सामने आएगा।
जिसे अब तक पुलिस और प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस केस में अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। इस केस में 4 आरोपी जेल में हैं। केस की जांच एसआईटी और सीबीआई कर रही है, मगर आधी रात को चिता जलाने का ऑर्डर आखिर किसने दिया था, ये कोई नहीं बता रहा। हमारी टीम ने अब उन लोगों का बयान रिकॉर्ड किया है, जिसे सुनने के बाद इस मामले का जो पूरा सच है वो सामने आ जाएगा। जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं वो आपको हैरान कर देंगे। आधी रात चिता जलाने वाला कौन है? क्या हाथरस के डीएम के आदेश पर हुआ था? हाथरस कांड के कितने विलेन? जो भी काम हुआ था डीएम साहब वैसे डीएम साहब का अरेस्ट हुआ था। ये वही हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार हैं जिनको आपने पीड़ित परिवार को धमकाते हुए देखा होगा। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। मीडिया से बचते हुए देखा होगा। उस रात जब इंसाफ की चिता जलाई गई थी तब भी डीएम वहीं मौजूद थे। तो सवाल है, उस रात डीएम ने क्या आदेश दिया था? क्या डीएम ने पूरा केस बिगाड़ा? डीएम के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजीव शर्मा, जो उस रात चिता के पास मौजूद थे, और दूसरे हैं दिनेश वर्मा, जो चंदपा थाने के एसएचओ हैं, फिलहाल सस्पेंड हैं। इन्हीं के थाने में सबसे पहले पीड़िता आई थी। अब ये दोनों जो बताने वाले हैं उसको बड़े गौर से सुनिएगा। अब तक आपने पीड़ित परिवार का पक्ष सुना होगा, गांव वालों की बातें सुनी होगी, लेकिन पहली बार सीधे पुलिस से सुनिए उस रात आखिर हुआ क्या था। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने इंस्पेक्टर संजीव शर्मा से हर वो सवाल पूछे जो आपके जहन में उमड़ रहे हैं। मेरा किसने आदेश दिया था? आपके एसपी ने, डीएम ने, या किसी और ने? किसने किया? जो भी काम हुआ था डीएम साहब वैसे डीएम साहब का अरेस्ट हुआ था। अच्छा, यानी कि जो अंतिम संस्कार रात में भी किया गया ये सब डीएम साहब का आदेश था? नहीं, वहाँ तो ये तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ उसके घर वाले भी मौजूद थे, 2-3 लोग मौजूद थे शायद। हाँ, जो मुझे मालूम पड़ा है। हाँ, लेकिन जो वहाँ जो सर्विस अथॉरिटी थी, हाँ, वो जानते ही आप आईएएस बड़े होते हैं, हाँ, तो वो मौजूद थे वहाँ पर घर पे। नहीं मैं वही, कप्तान साहब भी मौजूद थे, डीएम साहब भी मौजूद थे। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आप तो पुलिस विभाग से हैं, तो मेरा मतलब ये है कि जो क्रिमिनेशन का आदेश हुआ रात में वो डीएम साहब का था या आपके कप्तान साहब का था? वहाँ तो ये था कि चलो सब्सिडी वहाँ से। अब स्पष्ट रिटर्न मॉडल था नहीं मेरे पास इस चीज का। नहीं वैसे क्योंकि भाई आप तो बहुत सीनियर अधिकारी हैं और सेंसिबल अधिकारी हैं, तो और क्राइम ब्रांच में भी हैं, तो भाई आप ऐसे तो है नहीं कि भाई भेड़ चाल में कोई भी चला जाएगा। मैं वही पूछ रहा हूं। मेरा मानना तो ये इन्वॉल्व कोई अगर रिटर्न ऑर्डर हो या ना हो, लेकिन समझ ऑर्डर जो है वो जिले में जो कभी कोई विड्रॉल ऑर्डर होता है तो डीएम साहब के आदेश माने जाते हैं। अच्छा, यानी डीएम साहब के आदेश पे रात में क्रिमिनेशन हुआ था? हाँ, यही मानना पड़ेगा। साफ है, हाथरस में उस रात जो हुआ, जिस तरह से रात में चिता जलाई गई, वो सब कुछ हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार के कहने पर ही हुआ। इस केस में ऐसी कई गलतियां की गई जिसकी वजह से देश भर में आक्रोश है। आधी रात को अंतिम संस्कार, मीडिया पर रोक, आनन फानन में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। लिहाजा हमारे संवाददाता कुमार सोनू चंदपा थाने के एसएचओ दिनेश कुमार वर्मा से बात करने पहुंचे, जो फिलहाल इस मामले में निलंबित हैं। वैसे दिनेश जी, मैं ये एक बात जानना चाह रहा था कि जो ये क्रिमिनेशन का था आधी रात का फैसला, ये था किसका हकीकत में? क्या ये क्रिमिनेशन का फैसला जो है वो आधी रात में किसका था? मुझे बात था ही नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना। मैं नहीं, आप चंदपा थाने के आप, हाँ आप समझिए इस बात को। मैं 25 तारीख को लाइन हाजिर हो गया। सस्पेंशन तो एसआईटी की रिपोर्ट पर भी हुआ हूँ। मैं 25 तारीख से ही दंडित हो गया था। लापरवाही तो रही है ना शुरुआत में, किसकी रही? आपको क्या लगता है? शुरुआती लापरवाही किसकी मानी है?
और जब मुझे दंडित किया गया तो मैं ही मान रहा हूँ अपनी, और क्या बताऊं। नहीं, आप तो अपनी मान रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी तो उच्च अधिकारी हैं या कुछ और जिला प्रशासन, कहीं तो आपको लगता होगा ना, आपका एक निजी विचार भी तो होगा ना कि भाई इनकी भी लापरवाही है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। ऐसा जाएगा तो विस्फोट तरह रहेगा। हम तो अपने साथ एक एक्सीडेंटल घटना मानते हैं। हाँ। मेड इंटेंशन किसी का था नहीं, सही था, सब कुछ सही चल रहा था। मतलब दिनेश वर्मा भी अपने ऊपर की गई कार्रवाई को एक हादसा मानते हैं, जबकि इसकी जिम्मेदारी कई बड़े अफसरों पर भी बनती है। पुलिस वालों पर कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन किसी पुलिस वाले पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। जब हाथरस में इंसाफ की बात की जाती है तो इसका मतलब सिर्फ आरोपियों को सजा दिलाने से नहीं है, बल्कि इस केस में हर उस शख्स, हर उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से एक बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका, जिनकी वजह से एक परिवार टूटकर बिखर गया, जिनकी वजह से परिवार आज भी दहशत में जी रहा है। गोनिका अरोड़ा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, हाथरस, यूपी। और हाथरस मामले में क्या है पीएफआई का कनेक्शन, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस मामले में पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम नाम के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। हाथरस केस को लेकर मायावती ने कैसे किया योगी सरकार पर हमला, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाथरस केस को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि यूपी सरकार ने दंगा भड़काने का आरोप विपक्ष पर लगाया है। यह आरोप सही या चुनावी चाल है, ये तो वक्त बताएगा। मायावती ने यह भी कहा कि योगी सरकार हाथरस कांड के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने पर फोकस करे। हाथरस कांड की आड़ में विकास को प्रभावित करने और जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का आरोप का विपक्ष पर लगाया है। ये यूपी सरकार का आरोप सही है या फिर चुनावी चाल है, ये वक्त बताएगा। ये ट्वीट करके हमला बोला है मायावती ने योगी सरकार पर। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश के दर्जनों शहर कल दिन से लेकर रात तक अंधेरे की चपेट में रहे। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन रात के समय लोगों को काफी परेशानी हुई। दरअसल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूपी के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे। बिजली कर्मचारियों ने कल दिन भर काम भी नहीं किया, जिसके बाद बिजली का संकट गहरा गया। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, आजमगढ़, बलिया। यूपी में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जब बिजली विभाग के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर गए तो यूपी के गांव तो गांव, शहर दर शहर भी अंधेरे में डूब गए। और जब बत्ती गुल हुई तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहीं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे तो कहीं तानाशाही नहीं चलेगी की आवाज बुलंद हुई। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बत्ती गुल हुई तो जनता मुश्किल में घिर गई। किसी का ऑपरेशन नहीं हो पाया तो किसी की फैक्ट्री नहीं चल सकी, कोई अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर सका तो किसी के घर में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। सुबह से जो है इन्वर्टर जो था वो इस समय ख़त्म हो चुका है। मार्केट में एकदम सन्नाटा हो गया है और कस्टमर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो लाइट ना आने से
पानी की हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, एक तो गर्मी भी बहुत है और काम हम लोगों का चल नहीं पा रहा है इस लाइट की वजह से। इन्वर्टर जो भी था दिन भर कितना काम करेगा, और लाइट घर पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। बिना बिजली के दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन जब रात आई तो परेशानी कई गुना बढ़ गई। जहां देखो वहां अंधेरे का राज कायम था। जनता ने दिन भर मुसीबत झेली। जब रात हुई तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। जनता सड़क पर उतर आई और बिजली विभाग के हड़ताली कर्मचारियों के विरोध में नारेबाजी करने लगी। उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में तकरीबन 21 जिले आते हैं। सरकार इस निगम को खत्म कर इसे निजी हाथों में देना चाहती है। और अब कोरोना से जंग लड़ रहे राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई, उसके बाद उनकी तबीयत अब कैसी है, बस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोरोना से लड़ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और व्हाइट हाउस लौट आए हैं। संक्रमित होने पर ट्रंप को शुक्रवार को आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। कल उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने खुद को पूरी तरह फिट दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अब उनका आगे का इलाज व्हाइट हाउस में ही किया जाएगा। दरअसल 15 अक्टूबर को ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन से अगला डिबेट होना है। ट्रंप इस डिबेट में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए वो जल्द से जल्द फिट होना चाहते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में।